हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन यानी क्षेत्रीय संगठन के बारे में बात करने वाले हैं। ये क्षेत्रीय संगठन या रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जो ग्लोबल ऑर्डर है वो एक टर्मोइल की स्थिति में है। और वैसे में ऑलरेडी दुनिया जब कोरोना पेंडेमिक से सफ़र कर रही थी, उसी समय एक यूक्रेन रसिया वॉर ने ग्लोबल ऑर्डर के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज प्रेजेंट किया है। और ये ना सिर्फ इकोनॉमिक रिकवरी के लिए हिंड्रेंस है, बाधा है, बल्कि जो फर्दर ट्रेड प्रॉस्पेरिटी और जिस तरीके के इंटरनेशनल सप्लाई चेन डेवलप हुए थे उसके ऊपर भी आशंका उठाता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग आज बिम्स्टेक की बात करने वाले हैं। बिम्स्टेक क्या है? इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो जैसा कि आपको नाम से पता चलता है कि ये क्या है, बे ऑफ बंगाल रीजन के जो लिटोरल स्टेट है यानी बे ऑफ बंगाल के इर्द गिर्द जो कंट्रीज़ बसे हुए हैं उनका इनिशिएटिव है। कैसा इनिशिएटिव है? मल्टी सेक्टोरल, कुछ सेक्टर्स डिफाइन किए गए हैं। इस ग्रुपिंग के अंदर 7 कंट्रीज़ हैं, 7 कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग 7 सेक्टर डिफाइन किए गए हैं और हर कंट्री एक एक सेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा इसमें। तो और कोऑपरेशन कैसा है? टेक्निकल और इकोनॉमिक दोनों ही कोऑपरेशन की बात की गई है। तो दोस्तों, हम लोग आज बिम्स्टेक की बात करने वाले हैं। और जैसा कि आपने देखा कि बिम्स्टेक की जो संस्था है ये बे ऑफ बंगाल के जो लिटोरल स्टेट्स हैं, जो देश हैं उनके बे ऑफ बंगाल के किनारे बसे हुए देश हैं, उनसे बनी हुई ये संस्था है। इसकी स्थापना जून 1997 में की गई थी। जून प्रिसाइजली 6 जून 1997 में की गई थी। और उस लिहाज से जो बिम्स्टेक की स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो गए 2022 में। और जब ये स्थापित किया गया था उसके पहले बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ था और उसके बाद बिम्स्टेक की स्थापना की गई थी। बिम्स्टेक के अंदर 7 कंट्रीज़ हैं। देयर आर 7 कंट्रीज़ इनटू दिस रीजनल ग्रुपिंग। इसमें इंडिया, बांग्लादेश, देन थाईलैंड, देन श्रीलंका, ये 4 ओरिजिनल कंट्रीज़ थे। बाद में नेपाल, भूटान और म्यांमार शामिल हो गए। और इस तरीके से अभी इसके अंदर 7 कंट्रीज़ का ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ दोस्तों, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि ये क्या एक मल्टी सेक्टरल ऑर्गेनाइजेशन है। मल्टी सेक्टरल टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए इस संस्था को बनाया गया है। तो इसके लिए 7 कंट्रीज़ हैं और 7 कंट्रीज़ ने 7 एरियाज़ डिफ़ाइन किए हैं जहाँ पे कि वो सभी मिलकर एक कोहेरेंट पॉलिसी डेवलप करेंगे ताकि सभी देशों का विकास हो सके। इसमें पहला है ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट। तो ये ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बांग्लादेश की है। देन फिर इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, यहाँ पे भूटान का की रोल होने वाला है। भूटान इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कंट्री है। सिक्योरिटी, इंडिया इज़ द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स ऑफ दिस रीजन, यानी बे ऑफ बंगाल के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इंडिया का रोल नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रहेगा। देन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी म्यांमार की है। पीपल टू पीपल कांटेक्ट नेपाल के हाथ में है।
साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन ये श्रीलंका के पास है, और कनेक्टिविटी ये थाईलैंड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरह से हमने देखा कि 7 ऐसे सेक्टर्स हैं, इसलिए इसे कहा गया मल्टी सेक्टरल, और 7 कंट्रीज़ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, राइट। इसका जो उद्देश्य है वो इन 7 सेक्टर के अंदर एक सिनर्जी क्रिएट करना। हर कंट्री अपने अपने तरीके से प्रयास करेगी, एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन आइडेंटिफाई करेगी, और इन 7 सेक्टर्स के अंदर क्या है, एक दूसरे के मदद से इस रीजन के अंदर पीस, प्रॉस्पेरिटी, सिक्योरिटी वो इंश्योर करने की कोशिश करेंगे। तो यही इसका एजेंडा है। 1997 से लेकर जो अभी रिसेंटली मीटिंग कंक्लूड हुई, यानी कल 30 मार्च 2022 को इसकी 5th समिट लेवल की मीटिंग कंक्लूड हुई, और उसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी एड्रेस किया था उस समिट मीटिंग को, जिसके कुछ निर्णय हैं उस पर हम अभी चर्चा करेंगे। इसका जो थीम है 5th समिट मीटिंग का, टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट रीजन, ये इम्पॉर्टेंट होता है। इसका थीम है टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट LIENT, resilient, towards a resilient region, prosperous economic healthy people। ये इसका थीम है, टुवर्ड्स रेजिलिएंट रीजन। रेजिलिएंट कहते हैं जहाँ पे लोग फाइट बैक करते हैं, किसी विषम परिस्थिति में, एडवर्स सिचुएशन में भी लोग फाइट बैक करेंगे, उसको कहते हैं रेजिलिएंट। तो ये रीजन, इसको रेजिलिएंट बनाना है, प्रॉस्पेरस बनाना है, इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस बनाना है, और हेल्दी। ये बहुत महत्वपूर्ण है कोरोना के काल में कि स्वास्थ्य पे भी विशेष ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। तो ये 5th मीटिंग यानी समिट मीटिंग 30 मार्च को कंक्लूड हुई, यानी कल ही ये मीटिंग कंक्लूड हुआ है। तो इसका जो बिम्स्टेक के लिए, बिम्स्टेक का जो फ्रेमवर्क है, इसके अंदर इसका एक सेक्रेटेरिएट है, और ये सेक्रेटेरिएट ढाका बांग्लादेश में किया गया है। वहाँ पे सेक्रेटरी जनरल होते हैं जो कि कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, और इसमें जो एंगेजमेंट है वो 3 लेवल पे है। एक जो सीनियर ऑफिसर्स के लेवल पे है, जहाँ पे कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स होते हैं या फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हर एक कंट्री के इन्वॉल्व होते हैं। फिर मिनिस्टीरियल लेवल का एंगेजमेंट है, जहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर सभी कंट्रीज़ वो इंटरैक्ट करते हैं। एंड एट द टॉप क्या है, समिट मीटिंग है, जहाँ पे कि हेड ऑफ द स्टेट इंटरैक्ट करते हैं। तो कल जो मीटिंग कंक्लूड हुई 30 मार्च को, वो क्या है, एक समिट लेवल की मीटिंग थी। इसकी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट ये कही जा रही है कि इसने एक बिम्स्टेक चार्टर को एक्सेप्ट किया है। बिम्स्टेक चार्टर का मतलब कि बिम्स्टेक के उद्देश्य क्या हैं, किस लिए बिम्स्टेक एग्जिस्ट करता है, और उस चीज़ को उस चार्टर के माध्यम से क्या है बताया गया है। यानी बिम्स्टेक अब एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस है, जिसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, जिसका अपना एक चार्टर बन चुका है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है 5th समिट मीटिंग का। उसके अलावा जो इसमें ट्रेड कनेक्टिविटी के लिए, जो ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए मास्टर प्लान को अडॉप्ट कर लिया गया है। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलकर ये मास्टर प्लान तैयार किया गया है। ये इस क्षेत्र के अंदर जो कनेक्टिविटी है उसको प्रमोट करेगा, और इसी कनेक्टिविटी से पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सारी चीज़ें कनेक्टेड हो जाएंगी। और जो अभी इंटरनेशनल सिनेरियो डेवलप हुआ है, उसमें जो ग्लोबल सप्लाई चेन के सामने चैलेंजेस है, पूरी तरीके से हमने देखा है कि कोरोना पेंडेमिक की वजह से
चाइना के ऊपर ओवर रिलायंस होने की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरीके से डिसरप्ट हो चुका है। यूरोप, वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप वो युद्ध की वजह से क्या है, डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो ऐसे में एक ऐसे WTO भी फंक्शन नहीं कर पा रहा है। तो वैसे में बिम्स्टेक एक होप है इस रीजन के सभी 7 देशों के लिए, ना सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए बल्कि सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस मीटिंग को वर्चुअली एड्रेस करते हुए कुछ सुझाव दिए और उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मसला है और भारत उसके लिए कमिटेड है। इंडिया एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इस रीजन का है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि हमें कोस्टल शिपिंग, चूँकि बे ऑफ बंगाल के ही इर्द गिर्द ये सभी क्या है स्टेट्स हैं, तो इस रीजन में कोस्टल शिपिंग को प्रमोट करने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क को डेवलप करने की ज़रूरत है और उसके लिए हमें क्या है, एक फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए। इसके अलावा जो क्लीन एनर्जी के ट्रांजिशन के लिए या क्लीन एनर्जी के अडॉप्शन के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है उसको ज़मीन पर उतारने की ज़रूरत है, यानी वहाँ पे कनेक्टिविटी हमें इंश्योर करने की ज़रूरत है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट उन्होंने ये कहा कि इस क्षेत्र की समृद्धि या जो प्रॉस्पेरिटी है या इंटरकनेक्टेडनेस है वो उस बात पर भी डिपेंड करती है कि हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए कितने आगे बढ़ सकते हैं। यानी बिम्स्टेक FTA is the future of all these countries। बिम्स्टेक FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जहाँ पे कि हम जो सीमा शुल्क, फ्री ट्रेड और इन सभी चीज़ों को क्या है एड्रेस करते हुए एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अभी जो ग्लोबल ऑर्डर है उसमें जो रीजनल ग्रुपिंग्स हैं वो काफ़ी मायने रखती हैं और ख़ास करके हमने देखा है कि जो सार्क के डिक्लाइन होने के बाद, सार्क के डिक्लाइन होने का मेन रीज़न क्या है, इंडिया पाकिस्तान का क्लैश है ना। तो हमेशा ये इंडिया पाकिस्तान के क्लैश का विक्टिम हो जाता था। वैसे में बिम्स्टेक से क्या है, हमारी बहुत सारी उम्मीदें हैं और ये इंडिया के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का भी रिफ्लेक्शन है और ये इस रीजन में ग्रोइंग चाइनीज़ प्रेजेंस को भी काउंटर करेगा और इस वजह से भी जो भारत का इनिशिएटिव है बिम्स्टेक में लीडरशिप का रोल, ये काफ़ी सराहनीय है और इसे हमें फर्दर कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।